हाँ स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अपने कक्षा 10 का जो सेकंड चैप्टर है, उसके टॉपिक पाचन तंत्र के प्रमुख अंग पढ़ रहे थे। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पाचन तंत्र के मुख पढ़ लिया था। इसके बाद में मुख, गुहा, ग्रसनी, भोजन नली, आमाशय तक हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट अपन दो अंग जो बच गए महत्वपूर्ण, वो है हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत। या आप जो सबसे लंबी, हमारे पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा भाग है वो छोटी आंत होता है, और सबसे मोटा और एक लंबा पार्ट जो बड़ा है उसको अपन क्या कह रहे हैं, बड़ी आंत। तो ये दोनों छोटी आंत और बड़ी आंत को आज की वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, छोटी आंत, तो छोटी आंत हमने पढ़ा था कि छोटी आंत है वो एक तरफ से, जैसे इस तरह से हमने ये देखा था कि ये हमारा आमाशय है, और ये आमाशय है वो छोटी आंत से जुड़ा रहता है। एक उसमें वाल लगा होता है, जठर निर्गमी अवरोधनी, उससे जुड़ा हुआ है। फिर ये जो छोटी आंत है, यहाँ पर हम पहले एक बड़ी आंत बना लेते हैं क्योंकि इसका व्यास है वो बड़ा होता है इस तरह से। तो ये हमारी बड़ी आंत पाई जाती है। तो ये इस तरह से घूमते घूमते ये बड़ी आंत आ गई। ये बड़ी आंत गुद्दे द्वारा बाहर खुलती है। ये छोटी आंत इसके नीचे से आकर इस बड़ी आंत का जो ये भाग दिख रहा है, यहाँ पर ये कुंडलित अवस्था में बड़ी रहती है, और अंतिम सिरा है वो इसका इस बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। ये हमारी छोटी आंत है, और ये जो बड़ी दिख रही है बड़ी आंत है, जिसका व्यास बड़ा होता है इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। इसका व्यास छोटा होता है इसलिए इसको छोटी आंत कहते हैं। तो देखो, ये छोटी आंत पढ़ेंगे। अब इसके 3 पार्ट पढ़ेंगे अपन। ये जो छोटी आंत है, इसका ये एक छोटा सा पार्ट, इसको तो अपन ग्रहणी बोलेंगे। ग्रहणी के आगे का जो भाग है उसको हम अग्र सुदांतर बोलेंगे, और अंतिम पार्ट को इसको बोलेंगे सुदांतर या इलियम। ये सुदांतर पार्ट है वो फिर हमारी बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है, और जो भोजन छोटी आंत में उसको बड़ी आंत में पहुंचा देता है। इस छोटी आंत का जो हमने यहाँ पर एक पढ़ा था कि यहाँ पर एक त्रिकोणीय संरचना लीवर पाया जाता है हमारा, और यहाँ पर एक अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। तो अग्नाशय ग्रंथि से एक नली निकलती है, और एक लीवर से, यानी हमारे यकृत से के जो पित्ताशय होता है उससे एक नली निकलती है, और दोनों नलियाँ जुड़कर इस जो ग्रहणी है छोटी आंत का, इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रहणी। इस ग्रहणी के अंदर अपने रस को डाल देती है। यकृत तो डाल देता है पीत रस, और अग्नाशय से आ जाता है अग्नाशय रस, तो ये रस यहाँ डाल देते हैं और भोजन का पाचन होने लगता है। अब ये भोजन चलता चलता छोटे आंत के दूसरे भाग, जिसको हम कहेंगे, दूसरे भाग को कहेंगे अग्र सुदांतर। इस अग्र सुदांतर के अंदर पहुंच जाएगा। यहाँ पर भोजन का पूरी तरह से पाचन होता है, यानी सबसे ज़्यादा पाचन अग्र सुदांतर में होगा, और अग्र सुदांतर में पाचन तो पूरा हो जाएगा, लेकिन इसका जो भोजन का अवशोषण है वो पूरी तरह से यहाँ पर किया जाएगा। अब जो भोजन है वो इलियम के द्वारा, यानी सुदांतर के द्वारा, वो बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाएगा। तो हमारी छोटी आंत का मुख्य कार्य अगर अपन कहें तो क्या होता है, तो छोटी आंत का मुख्य कार्य होता है भोजन का पूरी तरह से पचाना, भोजन का संपूर्ण पाचन करना, और भोजन का अवशोषण करना। भोजन में जो भी घटक होते हैं उनका अवशोषण किया जाता है। इसके बाद में जो भोजन छोटी आंत से पचा नहीं या अवशोषित नहीं हुआ, वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत का मुख्य काम होता है जल का और खनिज लवणों का अवशोषण। तो हम एक एक को लेते हैं। देखो, पहले लेते हैं अपन छोटी आंत को। देखो, छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि छोटी आंत द्वारा ही भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन, सर्वाधिक पाचन किया जाता है, तथा भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत द्वारा होता है। तो ये छोटी आंत के कार्य हो गए। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि छोटी आंत का प्रमुख कार्य क्या है। तो छोटी आंत का प्रमुख कार्य होता है भोजन का संपूर्ण पाचन करना और भोजन का अवशोषण करना। ये मुख्य कार्य है अपनी छोटी आंत के। अपन छोटी आंत को देखें तो ये एक साइड से तो हमारे आमाशय से जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ से ये बड़ी आंत से जुड़ी हुई होती है। अब छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। हमने बताया ग्रहणी, अग्र सुदांतर और सुदांतर। तो ग्रहणी को अंग्रेजी में ड्यूडेनम भी कहते हैं, अग्र सुदांतर को जेजुनम भी कहते हैं, और सुदांतर को इलियम भी कहते हैं। सुदांतर से आगे वाला भाग अग्र सुदांतर, देखो नाम से स्पष्ट, अग्र यानी आगे वाला भाग। सुदांतर सबसे इसका अंतिम पार्ट होता है, छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। उसके आगे वाला अग्र सुदांतर से आगे वाला ग्रहणी। तो सबसे पहला पार्ट ग्रहणी, बीच वाला अग्र सुदांतर, और सबसे अंतिम भाग है वो सुदांतर होता है।
अभी यहाँ पर क्या क्या होता है, देखो ये जो ये यू आकार का अमाशय से निकल रही है, ये यू आकार का लूप है, फिर ये इस तरह से कुंडलित होकर ये यहाँ से बड़ी आंत से जुड़ रही है। तो इसका ये जो छोटा सा पार्ट है ये कहलाता है इसका ग्रहणी, और ये इसका बीच का पार्ट कहलाता है अग्र सुदांतर, अग्र सुदांतर, और अंतिम पार्ट कहलाता है सुदांतर। देखो कम से कम ये 7 मीटर लंबी हमारे अंदर छोटी आंत पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो अभी आपको पता है कि यहाँ पर यकृत होता है, यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि है, तो अग्नाशय ग्रंथि एक नली से अग्नाशय रस को और यकृत एक नली से पीत रस को इस ग्रहणी में पहुँचा देती है। तो यहाँ पर ग्रहणी में भोजन का जो भी वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी है इसके अंदर, उसका पाचन हो जाता है। अब ये भोजन है वो चलता चलता अगर सुदांतर में आएगा तो यहाँ पर क्या होता है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, सूक्ष्मांकुर होते हैं, और विशेष प्रकार की आंतरिक कोशिकाएं पाई जाती है, उनकी सहायता से भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। और इस तरह से ये चलता 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 ये भोजन है वो फिर सुदांतर में पहुंचकर बड़ी आंत के अंदर पहुंच जाएगा, बड़ी आंत के अंदर चला जाएगा। तो देखो पहला पार्ट इसका पढ़ते हैं, ग्रहणी, इसको ड्यूडेनम भी कहते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तो अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में कहेंगे इसके तीनों भागों को ग्रहणी, ग्रहणी के बाद वाला अग्र सुदांतर और लास्ट वाला सुदांतर। देखो पहले ग्रहणी को पढ़ते हैं, ये छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग है, ठीक है, जो आमाशय से, ये आमाशय से जुड़ा हुआ भाग है। हम देख रहे हैं कि ये आमाशय से, देखो ये पार्ट है वो आमाशय से जुड़ा हुआ है इधर, तो हम कह रहे हैं ये छोटा और घुमावदार इसका एक भाग है, और पहला भाग है। गृहिणी में क्या होता है, यकृत से तो पीत रस और अग्नाशय से अग्नाशय रस प्रवेश करता है। ये भोजन को एंजाइमों की सहायता से पचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो छोटी आंत का जो गृहिणी पार्ट है वो भोजन को पचाने, इसका मुख्य काम होता है भोजन को पचाना, क्योंकि यहाँ से यकृत से पीत रस आ रहा है और अग्नाशय से अग्नाशय रस आ रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो ये तो हो गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पीत रस आ गया, अग्नाशय रस आ गया, भोजन धीरे धीरे यहाँ से आमाशय से आ रहा है, तो इसमें मिलते रहते हैं ये रस, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं और वो भोजन को पचाते रहते हैं। अब ये पचा हुआ भोजन है वो अगर सुदांतर में जाएगा फिर सुदांतर में जाएगा, तो यहाँ पर सुदांतर में मुख्य रूप से भोजन का क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा अगर सुदांतर के अंदर। जो अगर सुदांतर होगा वहाँ पर ये देखो ये कुंडलित इस तरह से ये नली पड़ी हुई है, तो धीरे धीरे भोजन जब इसमें गए जाएगा तो यहाँ पर भोजन का अवशोषण कर लिया जाएगा और उसको रक्त में मिला दिया जाता है। अब अगला पार्ट है इसका अगर सुदांतर, जिसको जेजुनम कह रहे हैं अपन। देखो ये छोटी आंत का मध्य वाला भाग है, यानी बीच वाला भाग है, अभी बताया आपको, और सबसे लंबा भी है। इस भाग में मुख्य रूप से भोजन का अवशोषण होता है। तो इस भाग का मुख्य कार्य क्या है, भोजन का अवशोषण होगा, यानी गृहिणी में तो भोजन का पाचन हो चुका है, जबकि अगर सुदांतर का मेन जो फंक्शन है, कार्य है, मुख्य कार्य वो है भोजन का अवशोषण करना। अब देखो यहाँ अवशोषण का कार्य संपादित करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें आंतरिक कोशिकाएं कहते हैं, एंट्रोसाइट्स कहते हैं। अब भोजन का अवशोषण करने के लिए हमारी जो ये जो हमारी आंत होती है, उस आंत में क्या होता है, इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है, जैसे अंगुलियां होती है ना, उस तरह की ये संरचनाएं पाई जाती है। देखो ये हमारी आंत है, इसके अंदर जो कोशिकाएं होगी उन कोशिकाओं को हम कहेंगे एंट्रोसाइट्स। तो ये एंट्रोसाइट है वो अंगुलियों जैसे उभार बनाती है, इसको कहते हैं पर रसांकुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रसांकुर। अब भोजन है वो धीरे धीरे तरल के रूप में बहता बहता आएगा, फिर ये जैसे खड्डा भरेगा, ये फिर ये बहता बहता इस तरह से धीरे धीरे जाएगा। तो यहाँ पर रक्त नलिकाएं होती है, उन रक्त नलिकाओं की सहायता से भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। तो इस तरह से हमारी जो ये सीधी नली की तरह नहीं होती है, बल्कि ये जैसे अंगुलीनुमा इसमें उभार बने हुए रहते हैं। तो इसके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको अपन कहते हैं आंतरीय कोशिकाएं, या अंग्रेजी में कहते हैं इसको एंटेरोसाइट्स। तो इनकी सहायता से हैं वो भोजन का अवशोषण किया जाता है। तो ये इसके अंदर हमने देखा है कि इसमें जो अगर सुदांतर है उसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको आंतरिक कोशिकाएं या एंट्रोसाइट्स कहते हैं, जिनकी सहायता से भोजन का अवशोषण किया जाता है। अब इसका अंतिम पार्ट है सुदांतर, जिसको इलियम कह रहे हैं अपन। देखो ये छोटी आंत का अंतिम भाग है। प्रश्न आ सकता है कि छोटी आंत के अंतिम भाग को क्या कहते हैं, इसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, इसके पहले भाग को क्या कहते हैं, और इनका कार्य पूछा जा सकता है। या ये कह सकते हैं कि बड़ी आंत से छोटी आंत का कौन सा भाग जुड़ता है, तो वो सुदांतर जुड़ता है। तो अंतिम भाग है जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है।
यह भोजन को छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचाता है। जो भोजन अगर शुद्धांतर द्वारा अवशोषित नहीं हुआ वो उन पोषक तत्वों का अवशोषण शुद्धांतर करता है। मतलब अधिकांश भोजन का अवशोषण कौन कर लेगा? अगर शुद्धांतर। फिर भी अगर शुद्धांतर जिस भोजन का अवशोषण नहीं कर पाया उस भोजन के कुछ मात्रा में अवशोषण कौन कर लेगा? शुद्धांतर कर लिया। यानी हमारी छोटी आंत इस तरह से होती है कि ये जितने भी उपयोगी पदार्थ है उस भोजन में उनका सबका अवशोषण कर लेती है। जैसे मान लीजिए पीत लवण है या इनका अवशोषण कर लिया जाता है, और जो विटामिन्स होते हैं उनका अवशोषण, कोई विटामिन मान लीजिए अगर शुद्धांतर ने अवशोषित नहीं किया तो ये उस विटामिन का अवशोषण या पीत लवण का अवशोषण वो शुद्धांतर कर लेता है। मतलब उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, जो उपयोगी पदार्थ होंगे उनका सभी का अवशोषण किया जाएगा। ये तो हमारे छोटी आंत के 3 भाग हो गए। छोटी आंत का मुख्य कार्य हो गया भोजन का पूरी तरह से पाचन करना और भोजन का अवशोषण भी करना। अब क्या हुआ? अब देखो, अब ये भोजन अवशोषित हो गया, इसमें सभी घटक हमने अवशोषित कर लिए। अब ये भोजन कहाँ बचा हुआ जो भोजन है वो कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। ये बड़ी आंत देखो यहाँ पर आ जाएगा। अब इस बड़ी आंत के देखो, ये हमारी बड़ी आंत है, ये इस तरह से बड़ी आंत पाई जाती है। अब इसमें यहाँ देखो ये छोटी आंत आके जुड़ गई है, ये शुद्धांतर है छोटी आंत का, ये शुद्धांतर यहाँ पर जुड़ गया। और इसने यहाँ पर एक वाल लगा होता है, इस वाल के द्वारा ये भोजन है वो बड़ी आंत में आ गया। तो इस पार्ट को कहेंगे, यहाँ पर ये पार्ट होगा बड़ी आंत का, इस पार्ट को कहेंगे अपन अंधनाल। अंधनाल जिसको हम कहेंगे अंग्रेजी में कहेंगे इसको सिक्कम। फिर ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ये ऊपर जा रहा है, फिर ये इसे क्षैतिज रूप से ये आ रहा है, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस पूरे पार्ट को हम कहेंगे, इस पूरे पार्ट को कहेंगे अपन वृहदांत्र। ये इसको हम कहेंगे कोलोन। क्या कहेंगे? कोलोन। अब कोलोन का एक भाग तो ये ऊपर चढ़ रहा है देखो, फिर ये भाग इस तरह से क्षैतिज रूप से वापस आ रहा है, फिर एक भाग है वो इसके नीचे की तरफ वापस आ रहा है। तो इस कोलन के ये 3 भाग और एक ये एस आकृति का भाग, ये घुमावदार भाग, तो ये भाग, तो इस तरह से कोलन के 4 भाग हो गए। ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है उसको अपन बोलेंगे आरोही कोलन, आरोही वृहदांत्र। ये जो इस तरह से वापस से क्षैतिज रूप से चल रहा है इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ। ये कौन सा होगा? अनुप्रस्थ वृहदांत्र। ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है उसको क्या कहेंगे? आरोही वृहदांत्र। फिर वापस ही नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको नीचे की तरफ आता है उसको कहेंगे अवरोही, तो अवरोही वृहदांत्र कहते हैं। और थोड़ा सा घुमाव ले रहा है ऐसा आकृति का जो है इसको हम बोलेंगे सिग्मोइड वृहदांत्र। और फिर सिग्मोइड के अंदर थोड़ा सी ये एक सीधी सी संरचना होती है पाइप जैसी, इसको बोलेंगे अपन मलाशय। और मलाशय एक छेद से बाहर खुलता है, इसको अपन बोलेंगे गुदा या मल, इसको बोलेंगे गुदा या मल द्वार कह देंगे हम इसको। इस तरह से हमारी बड़ी है। ये जो छोटी आंत यहाँ से जुड़ रही है इसके पास जहाँ से जुड़ती है उसको तो बोलेंगे अपन अंधनाल या सिक्कम। बाकी के जो ये घुमाव ऊपर की ओर जा रहा है फिर क्षैतिज रूप से आ रहा है फिर वो वापस नीचे की तरफ आ रहा है, इसको बोलेंगे अपन वृहदांत्र। इस वृहदांत्र के 4 भाग हो गए, ये ऊपर की ओर चढ़ने वाला आरोही वृहदांत्र, फिर ये वापस क्षैतिज रूप से आने वाला अनुप्रस्थ, और फिर ये नीचे आने वाला अवरोही वृहदांत्र, और ये थोड़ा सा घुमावदार जो ऐसा आकृति का बड़ी आंत का भाग है उसको सिग्मोइड वृहदांत्र। और फिर ये थोड़ी सीधी सी संरचना रहेगी उसको मलाशय कहेंगे, और मलाशय अंतिम में जो छिद्र होगा उसको गुदा या मलद्वार कहते हैं। तो ये हमारी बड़ी आंत के पार्ट रहेंगे। तो इसको अपन अब ले लेते हैं। तो ये हमारी बड़ी आंत। अब इसका देखो काम क्या होगा? भोजन का अवशोषण तो छोटी आंत ने कर लिया। अब बचे हुए जिस भोजन का अवशोषण नहीं हुआ या जो भोजन पचा नहीं बिल्कुल भी, कुछ भोजन में कुछ अंश ऐसा होता है जो पचता भी नहीं है, जैसे सेल्यूलोज का पाचन, सेल्यूलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। तो ये जो भोजन पचा नहीं या अवशोषित नहीं हुआ वो हमारे इस बड़ी आंत के अंदर आ गया। अब बड़ी आंत में क्या होता है, जैसे ये सिक्कम है ना, यहाँ पर क्या होता है जीवाणु रहते हैं। वो जीवाणु क्या करते हैं? सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। मतलब सेल्यूलोज का मतलब है घास। जो जानवर घास खाते हैं उसमें घास में का पाचन है वो जीवाणु करते हैं। अब हम मनुष्य चूँकि घास खाते नहीं है इसलिए हमारे अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होगा। तो ये जो देखो यहाँ पर, ये जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत जुड़ती है वहाँ पर एक अंगुली जैसी संरचना और लटकी रहती है, इसको बोलते हैं अपन अपेंडिक्स।
अपेंडिक्स या परिसेसिका। ये चूँकि कर्मी रूपी है, जैसे कर्मी रूपी एक कर्मी होता है, जैसे ये लंगुली जैसी सरसों लटकी रहती है 4-5 इंच लंबी, तो इसको हम कर्मी रूपी परिसेसिका या अपेंडिक्स बोलते हैं। तो इसमें भी जीवाणु भरे रहते हैं। तो ये जीवाणु क्या करते हैं, सेलुलोज का पाचन करते हैं, जो घास खाते हैं जानवरों में। लेकिन मनुष्य घास नहीं खाता है, तो यहाँ पर सेलुलोज का पाचन नहीं होता, इसलिए अपेंडिक्स का यहाँ पर मनुष्य में कोई काम नहीं है। इसलिए अपेंडिक्स को हम क्या कहते हैं, एक अवशेषी अंग कहते हैं, क्योंकि इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। क्योंकि हम घास खाते नहीं, इसलिए यहाँ पर पचाने की जरूरत नहीं, तो इन जीवाणुओं की भी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए इसका कोई काम नहीं रह गया है अपने शरीर में। चलिए आगे देखते हैं इसको। देखो बड़ी आंत में भोजन छोटी आंत से प्रवेश करता है। ठीक है, बड़ी आंत में जीवाणु पाए जाते हैं। जो भोजन छोटी आंत में नहीं पचता है, उस भोजन को ये जीवाणु क्या करते हैं, किण्वन क्रिया द्वारा पाचन करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। अब जो भोजन है छोटी आंत द्वारा नहीं पचा या अवशोषित नहीं हुआ, वो बड़ी आंत में आ गया। बड़ी आंत में मैंने कहा कि यहाँ पर जीवाणु रहते हैं, ये जीवाणु इस भोजन को सड़ाएंगे, मतलब इसका किण्वन करेंगे, इनको तोड़ेंगे तो सरल पदार्थ बनेंगे। तो इसमें कई तरह की गैसें भी पैदा होगी। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या हो गया, इसके बाद में जो भी भोजन आया, देखो उसमें पानी भी आता है, बहुत सारा पानी भी आता है, और उसमें खनिज लवण भी आते हैं। तो पानी का अवशोषण छोटी आंत नहीं करती है, तो इसलिए अधिकांश पानी का अवशोषण है वो बड़ी आंत के द्वारा, और जो खनिज लवण होते हैं उनका अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य हो गया जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना, ये इसका मुख्य काम है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। और बाकी जो अपचित भोजन है, जो पचा नहीं, उसको मलद्वार से शरीर से बाहर निकाल देना। जो भोजन पचा नहीं, अवशोषित नहीं हुआ, उसको मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर समय समय पर बाहर निकाल देना, ये बड़ी आंत का कार्य है। चलिए बड़ी आंत के अपन भाग पढ़ लेते हैं। देखो बड़ी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं। तो ये बड़ी आंत के प्रमुख भाग है। देखो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सिक्कम, वर्दांतर और मलाशय। देखो हमने कहा ये पहला पार्ट जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत जुड़ता है, इसको तो बोल रहे हैं अपन सिक्कम या अंधनाल। फिर इसका दूसरा पार्ट है कोलोन, कोलोन के 4 भाग पढ़ेंगे। फिर इसका लास्ट तीसरा, पहला तो हो गया सिक्कम, दूसरा हो गया वर्दांतर, तीसरा हो गया मलाशय। तो सिक्कम तो एक है, फिर वर्दांतर देखो ये एक वर्दांतर या अवरोही अनुप्रस्थ, फिर ये अवरोही, फिर ये चौथा ये। तो वर्दांतर के 4 भाग हो गए, तीसरा हो गया मलाशय। तो देखो 3 भाग हो गए इसके। पहला अंधनाल सिक्कम पढ़ते हैं, ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ बड़ी आंत का वो कौन सा भाग है, जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नीचे की ओर देखो 4-5 इंच लंबी नली के आकार की, या आप कह सकते हो इसमें अंगुली नुमा, अंगुली की तरह होती है, अंगुली नुमा अंग पाया जाता है, जिसको कर्मी रूपी परिसेसिका या इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। ये देखो ये अपेंडिक्स जुड़ा हुआ है हमारी, जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत जुड़ती है वहाँ पर ये अपेंडिक्स पाया जाता है। तो इसका कोई काम नहीं है। अब कई बार होता है कि इसमें कोई जीवाणु का संक्रमण हो जाता है, सूज जाती है, और सूजने से इसमें दर्द होने लगता है। तब डॉक्टर क्या करता है, जब बार बार अगर दर्द होता है तो यहाँ से इसको कट चीरा लगा के इसको काट के यहाँ से हटा देता है। तो इस पर शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है हमारे शरीर में। दूसरा देखो इसका कोलन, ये बड़ी आंत का सबसे लंबा और उल्टे यू आकार का भाग है। देखो ये उल्टा यू हो गया, इस तरह से ये आकर ये उल्टा यू हो गया, तो इस तरह से ये उल्टा यू हो गया, तो ये उल्टे यू आकार का भाग हो गया। इसको हम वर्दांतर या अंग्रेजी में कहते हैं कोलोन। तो ये सबसे लंबा और उल्टे यू आकार का भाग है। वर्दांतर के 4 भाग हो गए। वर्दांतर के कौन कौन से भाग हो गए, देखो ये 4 भाग। ये पहले ऊपर जा रहा है, इसको तो बोलेंगे आरोही वर्दांतर। फिर ये अनुप्रस्थ रूप से क्षैतिज रूप से इस तरह से वापस आ रहा है, इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ वर्दांतर। फिर ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है, इसको बोलेंगे अवरोही वर्दांतर। और थोड़ा फिर ये घुमाव ले रहा है ऐसा आकृति में, तो इसको बोलेंगे सिग्मोइड वर्दांतर। तो इसका चलिए इसको तो अपन ये छोड़ो। इसका हो गया पहला पार्ट तो गया आरोही वर्दांतर, दूसरा हो गया अनुप्रस्थ वर्दांतर, तीसरा हो गया अवरोही वर्दांतर, चौथा हो गया सिग्मोइड वर्दांतर हो गया। ये जो वर्दांतर है इसमें सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, याद रखना। ये सहजीवी जीवाणु जैसे हमारे शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार के विटामिन, जैसे विटामिन B12 है, उसका संश्लेषण करते हैं। तो कुछ विटामिन का संश्लेषण करते हैं ये जीवाणु पाए जाते हैं, जो हमारे लिए भी लाभदायक है और हम उनको रहने के लिए स्थान भी देते हैं। तीसरा इसका भाग देखो मलाशय।
ये मलाशय है जो नलीनुमा है, ये देखो मलाशय, इसको बना के बता देता हूँ मैं। इस मलाशय के अंदर फिर ये छेद खुलता है, इसमें 2 तरह के वाल लगे रहते हैं। देखो ये यहाँ पर ये जो अंदर अंतः अंतः और ये बही 2 तरह के अवरोधनी लगी रहती है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि मलाशय आहारनाल का अंतिम भाग है। देखो ये अंतिम भाग आ गया हमारे आहारनाल का, मुख से चालू हुआ और गुदा तक खत्म हो गया, तो ये अंतिम भाग हो गया हमारे मलाशय आहारनाल का, जो मलद्वार यानी गुदा के रास्ते बाहर खुलता है। मलाशय के में अपशिष्ट पदार्थ एकत्र रहते हैं जो अवशोषित नहीं हुए, जिनका अपाचन नहीं हुआ, वो अंत में मलाशय में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। देखो मल का आशय, मलाशय का मतलब क्या है? मल का आशय, जहाँ पर मल इकट्ठा होता है, अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा रहते हैं। इसमें 2 संवरणी पेशियां बही और अंतः पाई जाती है, जिनकी सहायता से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित कर दिया जाता है। देखो इसमें 2 वाल लगे रहते हैं, एक तो आंतरिक बही या आंतरिक वाल है, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, जबकि जो बही वाल है ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। तो नॉर्मली ये बंद रहते हैं, जैसे ही मल को त्यागना होता है ये दोनों वाल ओपन हो जाते हैं और हम मल को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये आज हमने केवल छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो सहायक ग्रंथियां हैं, ये कृत्य लार ग्रंथियां और अग्नाशय ग्रंथियां, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप ज़रूर इसको लिख लें, और इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे छोटी आंत का कार्य क्या है, बड़ी आंत का कार्य क्या है, छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं, बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, मलाशय का क्या कार्य है, एंट्रोसाइट कहाँ पाई जाती है, वर्मीफोर अपेंडिक्स जो परिशेषिका है वो कहाँ पाई जाती है, उल्टे आकार यू आकार के भाग का क्या नाम है, बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है, अंतिम भाग कौन सा है। तो इस तरह से कई सारे प्रश्न इसमें छोटे बड़े प्रश्न बन जाते हैं।